गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बेसिस कि बेसिस क्या है। ठीक है, आज हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर में हम केवल बात करेंगे बेसिस के बारे में। ठीक है, या बेसिस से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेसिस है क्या, व्हाट आर बेसिस। तो बेसिस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें हम पानी में अगर डिसॉल्व करते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करते हैं। ठीक है, bases are the substances which release hydroxide ions। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करते हैं जब इनको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं। तो हम लिख सकते हैं when dissolved in water release हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक, वो तो हमारे बेसिस होते हैं। दूसरी चीज, इनका टेस्ट जो होता है वो बिटर होता है और जब आप इनको टच करेंगे तो ये एकदम सोप की तरह होते हैं, साबुन की तरह चिकने प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो इनका टेस्ट कैसा होगा? टेस्ट बिटर और सोपी टू टच। अगर हम इन्हें टच करेंगे तो ये एकदम चिकने महसूस होंगे हमें। ठीक है, और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इनके कुछ। तो बेसिस के एग्जाम्पल मान लीजिए वॉशिंग सोडा, कास्टिक पोटाश, ठीक है, कास्टिक सोडा, ये सब क्या है? बेसिस है। ठीक, तो बेसिस समझ में आ गया। बेसिस क्या है? ऐसे पदार्थ जब जिन्हें पानी में घोला जाए वो हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करें। बेसिस के टर्म में क्या था? वो हाइड्रोनियम आयंस या फिर H प्लस आयंस यानी हाइड्रोजन आयंस रिलीज कर रहे थे, तो बेसिस में हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज होंगे। टेस्ट बिटर और सोपी टू टच। एग्जाम्पल वॉशिंग सोडा, कॉस्टिक पोटाश एंड कास्टिक सोडा। लिटमस टेस्ट अगर हम इनका करते हैं तो ये क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हम इनका लिटमस टेस्ट करें, लिटमस, तो ये क्या करेंगे? रेड को ब्लू में चेंज करेंगे। ठीक है, आगे इंडिकेटर्स की हम बात करेंगे। खाली एक नॉर्मल बता दिया मैंने लिटमस के बारे में। जब इंडिकेटर्स की बात करेंगे तब बताएंगे कि बेसिस जो होते हैं किस इंडिकेटर के साथ में क्या कौन सा कलर देते हैं। ठीक है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के साथ में क्या चेंज दिखाते हैं, एक्सेट्रा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। बेसिस को बेटा हमने एसिड की तरह 3 टाइप्स में बांटा है। ठीक है, एसिड को हमने कितने टाइप्स में बांटा था? 4 टाइप्स पे। लेकिन जो बेसिस हैं हमारे उनको हमने 3 टाइप्स में बांटा है। किस किस के आधार पर वो देख लेते हैं। पहला, बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ के आधार पर। सेकेंडली, हमने इनके कंसंट्रेशन के आधार पर इन्हें बांटा है, यानी सांद्रण के कंसंट्रेशन। फिर हमने बताया है इन्हें बेसिस ऑफ एसिडिटी, बेसिस ऑफ
देयर एसिडिटी। ठीक है, इन 3 बेसिस पे हमने बेसिस का, हमारे क्षार जो होते हैं इन्हें हिंदी में कहते हैं क्षार। ठीक है, इन 3 बेसिस पर हमने बांटा है। पहला बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, दूसरा बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, तीसरा बेसिस ऑफ देयर एसिडिटी। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे। पहले वाले क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे, बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, क्षार का वर्गीकरण स्ट्रेंथ के आधार पर, क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑन द, देखो यहां पर ES है और यहां पर IS है, इस पे आधार। ठीक है, इसका मतलब क्षार, बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ के आधार पर हम बेसिस को 2 टाइप्स में बांटते हैं। पहला स्ट्रॉन्ग बेसिस, दूसरा वीक बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, इन 2 कैटेगरीज में हमने स्ट्रेंथ के आधार पर बांटा है। अब कौन से स्ट्रॉन्ग बेस होंगे और कौन से वीक बेस होंगे, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन देखते हैं। सेम है बेटा एसिड के टर्म्स का ही। कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस वे बेस होंगे जो पूरी तरह से आयनाइज हो जाएंगे अपने एक्वस सॉल्यूशन में, मैक्सिमम नंबर ऑफ या हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल आयंस को रिलीज करने के लिए। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या है? स्ट्रॉन्ग बेसिस दोज विच कंप्लीटली आयनाइज। स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं दोज बेसिस which ionize completely, पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं। किसमें? अपने एक्वस सॉल्यूशन में, इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, BaOH का होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस के उदाहरण थे। ठीक है, अब कैसे ये आयनाइज होंगे स्ट्रॉन्ग बेस, उसके बारे में हम कुछ रिएक्शंस देखते हैं। वीक बेस को हम कंसल्ट करेंगे इसके बाद। तो स्ट्रॉन्ग बेस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे ये आयनाइज होगा। मान लीजिए सबसे पहले हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही देख लिया, ये कैसे आयनाइज होगा एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, पहला हमने ले लिया, मान लो NaOH, इसका क्या लिया? एक्वस सॉल्यूशन। तो ये Na+ में आयनाइज होगा और OH- में, और ये भी क्या रहेगा? एक्वस। ठीक, ऐसे अगर हम बात करते हैं KOH की, ये भी एक्वस सॉल्यूशन, ये K+ में और एक्वस प्लस OH- में, ये भी एक्वस। ठीक है, थर्ड हमने जो एग्जांपल लिया था उसी के बारे में बात कर ले रहे हैं। BaOH का होल ट्वाइस 10। यहां देखो OH का होल ट्वाइस यानी कि 2
OH माइनस। तो Ba पर क्या होगा, 2 के प्लस चार्ज होंगे, यहाँ पर देखो 2 माइनस चार्ज, तो कंपाउंड बनने के लिए 2 प्लस चार्ज होने चाहिए। कहने का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करेगा, सॉरी, ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तो इसकी टेंडेंसी होनी चाहिए इसको डोनेट करने की। ठीक है, तो ये जो हमारे बेसिस होते हैं ये क्या करते हैं, कंप्लीट आयनाइजेशन दिखाते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में, कंप्लीट आयनाइजेशन। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इनको स्ट्रॉन्ग बेसिस कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेसिस का टॉपिक क्लियर। अब हम बात करते हैं वीक बेसिस के बारे में कि हमारे वीक बेसिस क्या होते हैं। वीक बेस, सीधी सी बात है, वहां पर जो स्ट्रॉन्ग बेस था वो कंप्लीटली आयनाइज हो रहा था, तो वीक बेस क्या होगा, पार्शियली आयनाइज होगा इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस। तो हम कह सकते हैं बेसिस which ionize partially, ठीक है, आंशिक तौर पर इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन आर वीक बेस। ठीक है, यानी कि ऐसे क्षार जब उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए, ठीक है, या उनको वाटर में घोला जाए, तो वो आंशिक तौर पर आयनित होंगे। ठीक है, अब आंशिक तौर पर आयनित होंगे तो एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग बेस की तुलना में कम हाइड्रोक्साइल आयंस देंगे। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए, वीक बेस का एग्जांपल ले लेते हैं हम, NH4OH, ठीक है, NH4OH। दूसरा एग्जांपल लेते हैं CaOH का होल ट्वाइस, ठीक, ये हमारे हो गए वीक बेस। एक और ले लो एग्जांपल, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक, तो वीक बेस क्या होते हैं, द बेसिस विच अंडरगो ओनली पार्शियल आयनाइजेशन in their aqueous solution to produce relatively low concentration of hydroxyl ions। हाइड्रोक्साइल मतलब OH माइनस आयंस। एग्जाम्पल हमने ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब कैसे ये आयनाइज होंगे, देखो क्या रिएक्शन होगी इनके पीछे। तो NH4OH का जब हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, इसको वाटर में मिलाएंगे, ठीक है, तो NH4 प्लस में टूटेगा और OH माइनस में। ऐसे ही हम बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, CaOH का होल ट्वाइस, तो ये किस में टूटेगा, Ca 2 प्लस में और 2OH माइनस में। इसी प्रकार से लास्ट एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ले लें, MgOH का होल ट्वाइस, तो ये किस तरह से आयनाइज होगा, Mg2 प्लस प्लस 2OH माइनस। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन था, ये टाइप्स थे बेसिस के ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, यानी स्ट्रेंथ के आधार पर बेसिस दो प्रकार की होती हैं, पहला स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा
वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन को प्रोड्यूस करने के लिए, और वीक बेस क्या हो गया, आंशिक तौर पर यानी आयनाइज पार्शियली, ठीक है, टू प्रोड्यूस रिलेटिवली लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग, यानी स्ट्रॉन्ग बेस की तुलना में जो OH माइनस आयंस होंगे वो कम से कम यहां पर रिलीज होंगे या प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन, यानी सांद्रण के आधार पर, सांद्रण के आधार पर बेसिस को कितने भागों में बांटा है। ठीक है, तो हम बेसिस का ही चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन मतलब सांद्रण, क्या होता है सांद्रण अभी समझ जाओगे। देखो कंसंट्रेशन के आधार पर, अब कंसंट्रेशन के आधार पर हम कैसे डिवाइड करेंगे बेस को। कंसंट्रेशन का मतलब है कि कितनी मात्रा में बेस जो है वो वाटर में डिसॉल्व है। ठीक है, कितनी मात्रा में बेस वाटर में डिसॉल्व है। कंसंट्रेशन का मतलब है अ सॉल्यूशन ऑफ बेस हैविंग रिलेटिवली हाई परसेंटेज ऑफ एल्कली इन द एक्वस सॉल्यूशन। ये तो हमारा कंसंट्रेटेड हो गया। ठीक है, तो हम अभी बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन का मतलब है द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल ऑफ द एल्कली सॉल्यूशन इन वाटर। एल्कली और बेस बात एक ही है। ठीक है, तो कितनी मात्रा में किसी बेस में पानी मिला हुआ है, ठीक है, वो हम क्या कहेंगे, परसेंटेज ऑफ वाटर इन एनी एल्कली सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन। अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन से सीधा सा तात्पर्य है हमारा द परसेंटेज और amount of base dissolved in water। ठीक है, dissolved in water। ठीक, इस आधार पर, कंसंट्रेशन के आधार पर हम एसिड्स को बेसिस को हम कैसे डिवाइड करेंगे। तो मान के चलो हमने कंसंट्रेशन किया, ठीक है, अभी समझ जाओगे। देखो यहां पर हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया A, ठीक है, और इसमें हमने 2 ml बेस सॉल्यूशन डाला और 5 ml वाटर मिला दिया। ठीक, एक टेस्ट ट्यूब लिया हमने B, इसमें उल्टा कर दिया, इसमें हमने 5 ml बेस लिया और 2 ml वाटर लिया। ठीक है, अब देखो पहला सॉल्यूशन जो है उसमें 5 ml पानी है और 2 ml क्षार है, कोई भी क्षार हो, कोई भी बेस हो। ठीक, दूसरे केस में 5 ml बेस है और 2 ml जो है वो वाटर है। ठीक है, ये कितना है, 2। तो यहां पर इसका कंसंट्रेशन कम है और इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, यहां पर जिसमें बेस ज्यादा होगा उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और जिसमें बेस कम होगा उसका कंसंट्रेशन कम होगा। तो कंसंट्रेशन के आधार पर हम बेसिस को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा जो जिसमें बेस का कंसंट्रेशन कम होगा, यानी कि बेस का अमाउंट कम होगा
वो हमारा कहलाएगा डाइल्यूट, ठीक है। और जिसमें बेस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वाटर, वो हमारा कहलाएगा कंसंट्रेटेड। बात समझ में आ गई? दोनों केस में कंसंट्रेशन क्या है कि कितनी मात्रा में पानी या बेस डिसॉल्व है किसी भी सॉल्यूशन में, वो उसका कंसंट्रेशन कहलाता है। मान के चलो आपने एक गिलास शरबत बनाया, ठीक है, एक में क्या किया, 2 चम्मच चीनी डाली, और दूसरे गिलास में मान आपने 2 गिलास बनाया, इसमें डाली 2 टीस्पून ऑफ शुगर, और इसमें डाल दिया आपने 5 टीस्पून ऑफ शुगर। अब कौन सा गाढ़ा होगा और मीठा ज़्यादा होगा? तो गाढ़े की बात करें तो कंसंट्रेशन के आधार पर जिसमें आपने 5 टीस्पून डाली है शुगर, वो ज़्यादा गाढ़ा होगा, यानी इसका कंसंट्रेशन जो होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये कंसंट्रेटेड हो जाएगा और ये डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कंसंट्रेटेड बेसिस कौन से होते हैं और डाइल्यूट बेस कौन से होते हैं, ठीक है। पहला कंसंट्रेटेड एल्कली और बेस, ठीक। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है एक ऐसी एल्कली जिसमें परसेंटेज ऑफ बेस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड का मतलब है कि एक ऐसा सॉल्यूशन एल्कली का जिसमें पानी की अपेक्षाकृत बेस की मात्रा अधिक होगी, यानी कि इसमें क्या होगा, बेस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वाटर। तो वो हमारे बेसिक जो सॉल्यूशन होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो कंसंट्रेटेड एल्कली का मतलब क्या है, एन एल्कली हैविंग रिलेटिवली हाई परसेंटेज ऑफ एल्कली इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि किसी भी बेस का एक्वस सॉल्यूशन में बेस की मात्रा पानी की तुलना में अगर अधिक है तो वो हमारा कंसंट्रेटेड एल्कली होगा या कंसंट्रेटेड बेस होगा। दूसरी चीज डाइल्यूट की, यहां पर क्या होगा कि बेस की मात्रा जो होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू वाटर, ठीक है। डाइल्यूट की अगर हम बात करें तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एल्कली या बेस की मात्रा कम होगी एज कंपेयर टू वाटर, ठीक। एन एल्कली हैविंग लो परसेंटेज ऑफ एल्कली इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, in its aqueous solution is known as dilute base। अब थोड़ा सा आप लोग टेंशन हो रहे हैं कि ये एल्कली कहाँ से आ गया। तो एल्कली क्या होता है, एल्कली होता है कुछ बेसिस का वाटर सॉल्यूशन, या कुछ बेसिस जो होते हैं वो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, उन्हीं को हम एल्कली कहते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ बेसिस विद वाटर इज नोन एज एल्कली। कौन कौन से बेसिस, मान लो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये एल्कलीज बनाते हैं, यानी कि ये पानी में घुल जाते हैं। और कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो पानी में नहीं घुलते, यानी वो एल्कलीज नहीं बनाते हैं, जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड CuH का होल ट्वाइस, ठीक, FeOH का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस, ये जो है वो एल्कलीज नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो एल्कली भी क्लियर हो गया, कंसंट्रेटेड बेस क्लियर हो गया और डाइल्यूट बेस भी क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ, अब थर्ड वाला जो हमारा रह गया है किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। वहां पर देखो एसिड्स के टर्म में हमने बेसिसिटी के बारे में बात किया था, ठीक है। अब यहां पर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, ठीक है। तो एसिडिटी की तुलना में हमने कैसे इनको बांटा है,
ठीक, देखो अब एसिडिटी कैसे होगी एल्कली की, पहले तो ये कितने संख्या में हाइड्रोक्साइल आयंस जो हो रहे हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं एक मॉलिक्यूल एल्कली के कंप्लीट आयनाइजेशन के बाद में, डिसोसिएशन के बाद में पानी में, ठीक है, ठीक, और कितने हाइड्रोजन आयंस रिलीज हो रहे हैं एक मॉलिक्यूल में एल्कली के, ठीक, वो दोनों आपस में रिएक्ट करके वाटर और सॉल्ट बनाते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एसिडिटी ऑफ एन एल्कली, ठीक है। डेफिनेशन समझ लो, द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस प्रोड्यूस्ड बाय one molecule of an alkali on complete dissociation in water, or the number of hydrogen ions, hydrogen मतलब H plus, of an acid with which a molecule of alkali का molecule react करता है to produce salt and water only is known as acidity of an alkali, ठीक है। और इसके आधार पर हमने इनको कैटेगराइज किया है 3 टाइप्स में, वही मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक और ट्राई एसिडिक, ठीक है। कितने पार्ट्स में, पहला मोनो एसिडिक में, दूसरा डाई एसिडिक और तीसरा ट्राई एसिडिक, ठीक है। इन 3 टाइप्स में हमने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। अब मोनो एसिडिक का मतलब एक मॉलिक्यूल बेस का अगर हम कंप्लीटली आयनाइज कर दें तो एक हाइड्रोक्सिल आयन को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, एक हाइड्रोक्सिल आयन को प्रोड्यूस करेगा, उसे हम कहेंगे मोनो एसिडिक। या मोनो एसिडिक का मतलब कि जिसका एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा एज द प्रोडक्ट, वो हमारे मोनो एसिडिक बेस होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल बात करें मोनो एसिडिक में, इसमें तो NaOH, KOH, NH4OH, ये सब क्या है, मोनो एसिडिक है। कैसे, देखो NaOH का एक्वा सॉल्यूशन में अगर हम ये आयनाइज कैसे होगा, देखो OH माइनस में तो एक हाइड्रोक्सिल आयंस, ठीक है। KOH K प्लस प्लस OH माइनस, यहां पर भी 1 हाइड्रोक्सिल आयंस, ठीक। तो डिसोसिएशन जो होगा, अब एक हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि मोनो एसिडिक बेसिस जो हैं उनका डिसोसिएशन जो होगा वो केवल एक स्टेप में हो जाएगा, ठीक है। भाई एसिडिक वाला फंडा है, वहां पर मोनो बेसिक किया था, यहां पर मोनो एसिडिक है बेस के टर्म में। अब डाई एसिडिक क्या करेगा, इसका डिसोसिएशन जो होगा वो पहले तो 2 स्टेप में होगा, ठीक है। और डाई एसिडिक क्या करेंगे, डाई एसिडिक बेस के एक मॉलिक्यूल, ठीक है, कंप्लीटली आयनाइज होने पर 2 हाइड्रोक्सिल आयंस देगा। डाई एसिडिक बेसिस में अगर हम एक मॉलिक्यूल का आयनाइजेशन कराएं तो वो कितने प्रोड्यूस करेगा, 2 हाइड्रोक्सिल आयंस को प्रोड्यूस करेगा अपने एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। ऐसे बेसिस को हम क्या कहेंगे, डाई एसिडिक बेसिस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल CaOH का होल ट्वाइस या MgOH का होल ट्वाइस। अब ये कैसे आयनाइज होगा, देखो CaOH का होल ट्वाइस टाइम्स Ca2 प्लस प्लस 2OH माइनस, देखो ठीक है, 2 हाइड्रोक्सिल आयंस। ऐसे हम MgOH का होल ट्वाइस की बात करें, टेंस Mg2 प्लस
प्लस 2OH माइनस। ठीक है, यहां पर देखो दोनों ही केस में एक मॉलिक्यूल के आयनाइजेशन पर 2 हाइड्रोक्सिल आयंस जो है वो रिलीज हो रहे हैं या प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ऐसे अपने एक्वस सॉल्यूशन में तो ऐसे जो बेसिस होते हैं उनको कहते हैं हम डाई एसिडिक बेसिस। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ट्राई एसिडिक बेसिस की। तो ट्राई एसिडिक बेसिस वही है कि ऐसे बेसिस जिसके एक मॉलिक्यूल का अगर हम डिसोसिएशन कराएं या आयनाइजेशन कराएं तो ये 3 हाइड्रोक्सिल आयंस प्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस, ठीक, या AlOH का होल थ्राइस, ये भी हमारा कैसा है, ट्राई एसिडिक है। दूसरा मान के चलो FeOH का होल थ्राइस, ये भी। अब इनका आयनाइजेशन देखो AlOH का होल थ्राइस, तो Al 3+ देगा और OH के 3 मोलिक और माइनस। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल रहे हैं यहां पर। और देखो आगे इसकी बात कर लें, FeOH का होल थ्राइस टेंस, तो यहां पर Fe 3+ देगा और देखो 3 हाइड्रोक्सिल आयंस निकलेंगे यहां पर। तो मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक और ट्राई एसिडिक में क्या था कि मोनो एसिडिक बेसिस वो होंगे जिसके एक मॉलिक्यूल के आयनाइजेशन पर एक हाइड्रोक्सिल आयन निकलेगा, तो वो हमारे मोनो एसिडिक। डाई एसिडिक के टर्म में 2 हाइड्रोक्साइल आयंस निकलेंगे, तो वो डाई एसिडिक। और ट्राई एसिडिक बेसिस के टर्म में 3 हाइड्रोक्साइल आयंस जो होंगे वो प्रोड्यूस होंगे, तो ये हमारा कैसा होगा, ट्राई एसिडिक बेस होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के बारे में। इतना आप अच्छे से रिवाइज करें। ठीक है, थैंक यू।